अस्सलाम वालेकुम जी। पब्लिक न्यूज़ की खुसूसी बजट ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत खान। नाज़रीन, बजट 2020 की आमद है और बजट किसी भी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन मौजूदा हालात में जब पेंडेमिक है और हमारी इकोनॉमी जो है वो बुरी तरह से स्कैटर्ड है, पूरी दुनिया को इस वबा ने अपनी लपेट में लिया है, और इन हालात के अंदर जब बेरोज़गारी भी अपने अरूज पर हो और हालात भी मुआशी आपके सामने हैं कि किस कदर मुआशी बहरान का हमें सामना है, तो इन हालात में जो बजट का आना हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खा वो कितनी ही कामयाब गवर्नमेंट क्यों ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस गवर्नमेंट के लिए कि आखिर अब बजट जो है ये आएगा, इसमें ये तो कहा गया है कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे बिल्कुल भी, लेकिन बजट वाकई में अवामी नुमाइंदा बजट होगा, अवामी तवक्कुआत से वाबस्ता बजट होगा, या फिर हमेशा की तरह ये रवायती एक अल्फाज का गोरख धंधा ही साबित होगा। तो इस बजट ट्रांसमिशन में खुशामदीद अपने मेहमानों को कहेंगे। मेहमानों का इंट्रोडक्शन में आपसे करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जाहिद शफीक साहब, ह्यूमन डेवलपमेंट एक्सपर्ट हैं और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपको खुशामदीद कहेंगे। इसके अलावा ज़ीशान मर्चेंट साहब हैं, माहिर टैक्स अमूर हैं, ये स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब बहुत शुक्रिया सर आपका। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब आपसे ही मैं आगाज़ करूंगा अपनी गुफ्तगू का, अपनी ट्रांसमिशन का। क्या समझते हैं ब्रिगेडियर साहब, यकीनन मौजूदा हालात में बहुत बड़ा चैलेंज है ये बजट हुकूमत के लिए, आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस बजट से? बहुत बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त जिन हालात में हम खड़े हैं वो सिर्फ पाकिस्तान से स्पेसिफिक नहीं है, चाहे वो इकॉनमी के हिसाब से हों, चाहे वो सेहत के हिसाब से हों, चाहे वो मेडिकल के हिसाब से हों, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से हों, बाहमी ताल्लुकात के हिसाब से हों। उन तमाम का लिंकेज जो है, जो कनेक्टिविटी है, वो पूरी दुनिया से बनती है। और जब से कोविड-19 आया है तो आपने देखा कि दुनिया के अंदर सबसे पहला जो चीज़ मुतासर हुई और बड़ी बुरी तरह मुतासर हुई है, न सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक की बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की भी, वो थी उनकी इंटरनल इकानमी और जो उनके बाहर से इकानमी के हिसाब से जो ताल्लुकात एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, सर्विसेज के हिसाब से, गुड्स के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से चलते थे। अभी उसी तरह से पाकिस्तान की इकानमी भी, जैसे आपने देखा कि कोविड से कोई 0.38% जो है वो श्रिंक कर गई, कम हो गई, और आपने का जो सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर का कोई ग्रोथ रेट कहते हैं कि आप 2.61% रहा, बाकी सर्विसेज में या मैन्युफैक्चरिंग में हर जगह आपको एक नेगेटिविटी नज़र आई। और उसके हिसाब से लोगों के अपनी, गवर्नमेंट सिर्फ नहीं बल्कि लोगों की अपनी जो ज़राए आमदन है उनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ा। फिर इस तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट जो सपोर्ट करना चाहती थी लोगों को, और जो एक गरीब तबके को या मुतवस्सित तबके को जो रिलीफ प्रोवाइड करना चाहती थी, उसके अंदर भी आपने देखा कि एक्सपेंडिचर हुआ। बावजूद इसके कि IMF ने आपको एक रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट दिया था, कोई 1.386 बिलियन का इस कोविड-19 के हिसाब से, और उसके साथ साथ उन्होंने दुनिया में वर्ल्ड बैंक ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी और बाकी चीज़ों ने भी कुछ पैकेजेस प्रोवाइड किए थे। इस जो इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई, श्रिंक हुई, तो जो हमने टारगेट रखा हुआ था रेवेन्यू का, FBR ने या गवर्नमेंट ने जो रखा हुआ था, वो एक बहुत ही वैसे ही पहले शुरू में ही लोग कहते हैं कि इट्स अ विशफुल थिंकिंग, बहुत ज़्यादा एग्जेजरेटेड है। तो साफ जाहिर है कि जब आपका बिजनेस बंद हो गया और मीडियम बिजनेस भी बंद हो गया, हाई लेवल बिजनेस भी बंद हो गया, आपकी इंडस्ट्री भी बंद हो गई, मैन्युफैक्चरिंग भी बंद हो गई, सर्विसेज भी हो गई, बंद हो गई, तो उसमें वो जो कलेक्शन थी, जो रेवेन्यू जो आपने कलेक्ट, वो भी नहीं हो सका। अब ये वो तमाम हालात हैं, बड़े मोटे मोटे अगर आप इनके पहलू लें, जिनके तहत ये बजट बनेगा। गवर्नमेंट कह तो रही है कि जी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी इस दफ़ा कम हुआ है, फिर आपने 5000 बिलियन की जो किस्त है वो भी वापस की है, लेकिन बहरहाल जो चीज़ें आने वाले दिनों में होंगी उसमें यही चीज़ें जो आज आप देख रहे हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के हिसाब से देखें या सर्विसेज के हिसाब से देखें, प्रोडक्शन के हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से देखें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से देखें, ये तमाम चीज़ें अभी
एक क्लैरिटी में नहीं नज़र आ रही पूरी दुनिया में भी। सिर्फ एक गालिबन न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जो कहता है कि जी हम कोरोना फ्री हो चुके हैं, बाकी तो तमाम, तो अगर वो सारे ममालिक इफेक्टेड हैं तो आप देख लीजिए कि उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान के ऊपर आएगा कि ना आप चीज़ें बाहर भेज सकेंगे, ना आप एक्सपोर्ट कर सकेंगे, ठीक है, ना आप इंपोर्ट कर सकेंगे। तो उसका इम्पैक्ट, ठीक है सर, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आएगा। लेकिन ज़ीशान मर्चेंट साहब, सर आपकी जानिब आऊँगा। सर आप चूँकि माहिर टैक्स अमूर हैं, आपसे ये सवाल जानना चाहूँगा, टैक्स हसूल के अहदाफ में नाकामी का ज़िम्मेदार आप सिर्फ कोरोना को ही कहेंगे या कुछ और भी वजूहात हैं? अगर कोई और लोग भी इसके ज़िम्मेदार हैं तो ज़िम्मेदार कौन है इसका, और कितना मुख्तलिफ होता ये बजट अगर कोरोना ना होता इस बजट की निस्बत? देखें, ऑब्वियसली ये वायरस ने जो है सारी दुनिया को बदल दिया और पिछले 3 महीने से तकरीबन पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया जो है एक लॉकडाउन के स्टेटस में है, इकोनॉमीज बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो ये तो बिल्कुल हकीकत है कि कम से कम 3 महीने एंड ऑनवर्ड्स बिजनेसेस बंद रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे आया है। टैक्सेशन में, रेवेन्यू में भी उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये वायरस नहीं होता तो क्या हम ट्रैक पे थे या नहीं। हम समवॉट ट्रैक पे थे, लेकिन हम प्रॉपरली ट्रैक पे उस वक्त भी नहीं थे, क्योंकि जो हमारा टारगेट था टैक्स का 5.5 ट्रिलियन, वो तो इम्पॉसिबल था, वो तो होना ही नहीं था। सारे तज्जियाकार यही कह रहे थे कि ये टारगेट तो अचीव होना ही नहीं है। अब दूसरा बात ये कि यकीनन हमने पिछले साल के मुकाबले में शुरू के 6 महीने में ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया, पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 20% से ज्यादा टैक्स कलेक्ट किया। लेकिन अब जो नंबर्स हमारे सामने कल इकोनॉमिक सर्वे के उस पे आए हैं, तो हमने हर सेक्टर पे जो है लूज किया है, चाहे वो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर हो, चाहे सिवाय एग्रीकल्चर में कुछ 1-2 जगह पे लाइव स्टॉक के और वीट के अलावा हमने वहां पे भी बहुत बुरी तरीके से फेल किया। तो इसका मकसद ये है कि अगर कोरोना वायरस ना भी आता तो भी हम वो जो अहदाफ हमने सेट किए थे पिछले साल, हम उसको पूरा अचीव नहीं कर सकते थे। और उसकी जो बुनियादी वजह है वो मैं समझता हूं कि ये कि हमारे मुल्क में पिछले आप कई सदियां देख लें, कई द्वार उठा लें, हमने कभी भी कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं बनाई। हमें ये पता ही नहीं है कि हमारे अगले 5 साल में क्या कॉमर्स की पॉलिसी होगी, क्या ट्रेड की पॉलिसी होगी, क्या टैक्स की पॉलिसी होगी, क्योंकि जो भी इंडस्ट्री जब काम करती है, पाकिस्तान में काम करना चाहेगी या फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान में आना चाहेगा, तो वो 5 से 10 साल की अपने कैश फ्लो की प्रोजेक्शन बनाते हैं, जिसमें उसको टैक्स भी देखते हैं कि उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा, उनको क्या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे। हमारा मसला ये है जो हमने पिछले कई सालों से देखा, वो ये है कि हम सिर्फ एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर को स्क्वीज करते हैं, एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही ज्यादा टैक्स वसूल करते हैं। हमारा फोकस हमेशा रहा है, हमने पढ़ा हमेशा बजट्स में भी ये कहा है कि फोकस होगा कि टैक्स को ब्रॉड बेस करेंगे, लेकिन ब्रॉड बेस नजर नहीं आ रहा। सिर्फ 15 से 20 लाख लोग अगर टैक्स दे रहे हैं, जिसमें से 500 लोग जो है वो 80% से ज्यादा टैक्स दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा डिलेमा है और इस पे हमें बहुत सोचने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हम गलत कर रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीजें जो हम कर ही नहीं रहे। मैं ये समझता हूँ कि कंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे पास डेटा अब एक्यूमुलेट होना शुरू हुआ है कई सालों से, जब हमने आईटी को इस्तेमाल करना शुरू किया। हम उसको अभी भी सही यूटिलाइजेशन नहीं करें। बहुत सारे एवेन्यूज हैं जहां से आप अपनी टैक्स कलेक्शन को बहुत आसानी से बढ़ाते हैं। ठीक है, इंप्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। चूंकि लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं ना, तो वो इनडायरेक्ट टैक्सेस में लोगों से बिजली के बिलों में, मोबाइल के बिलों में, स्कूल की फीसों में उससे वसूल किया जा रहा है। तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म जो है ना, ये अमीर और गरीब का डिफरेंस नहीं देखती, ये सिर्फ जो है टैक्स वसूल करती है, चाहे वो एक रेडी वाला हो, चाहे वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो। ठीक है, जाहिद शफीक साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी। सर आपसे मैं बुनियादी सवाल ये करना चाहूँगा, इस बजट में बुनियादी तरजीहात हुकूमत की क्या होनी चाहिए? यकीनन गरीब आदमी को ही सामने रखकर ये बजट डिज़ाइन करना चाहिए, लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हमारी मुआशी सूरत हाल है, तरजीहात क्या होनी चाहिए गवर्नमेंट की?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरह जीशान साहब ने कहा कि बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं और उनसे टैक्सेशन कलेक्ट की जा सकती है। अभी तो सबसे बड़ा मसला जो है वो सेहत आमा का मसला है कि हमारा हेल्थ सिस्टम जो है वो इतना डिप्लीट हो चुका है कि उसको खड़ा करने की ज़रूरत है। और हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है हेल्थ पे वो 0.9% ऑफ द GDP है, मतलब 0.9% है, तो वो काफ़ी कम है। उसके लिए एवेन्यूज़ जनरेट करने की ज़रूरत है कि जो उसको बूस्ट अप कर सकें। तो ऐसे कौन से एवेन्यूज़ हैं जो कि पंप इन कर सकते हैं रेवेन्यू अपने हेल्थ सिस्टम में। पिछले साल के बजट में एक 10 रुपीज़ का सरचार्ज अप्रूव हुआ था ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, जो कि अक्यूमुलेट करें तो आपका 40 बिलियन रुपीज़ बन जाते हैं। और इसी तरह 1 रुपी सरचार्ज था पर 250 ml ऑफ शुगर ग्रेड ड्रिंक्स, जो कि आपके 8 to 10 बिलियन रुपीज़ जनरेट करते हैं। ये अक्यूमुलेट करें तो आपका 50 बिलियन जो आपने अप्रूव किया हुआ था अभी तक आपने वही नहीं कलेक्ट किया, क्योंकि वो पेपर्स में अप्रूव हो गया था, वो FBR ने आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया था बजट में। तो 50 बिलियन का आपने डायरेक्ट लॉस यहाँ पे कर दिया। प्लस दूसरा आपका जो हेल्थ कॉस्ट है 2012 के सर्वे के मुताबिक 143 बिलियन है, और इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो है वो कैंसर और इस जैसे मौलिक बीमारियों की है, जिसकी बेसिक रीज़न आपकी टोबैको स्मोकिंग है। आप उसको इतना टैक्स करें, जो इंटरनेशनल ट्रीटी आपने साइन की हुई है उसके मुताबिक वो कहती है कि रिटेल प्राइस का 70% टैक्सेबल होना चाहिए उसमें। और ये एक लग्जरी आइटम है, ये कोई बेसिक नेसेसिटी चीज़ नहीं है कि जिस पे आप टैक्सेशन नहीं कर सकते। हम देखें कि हमने 2015-16 में जिसका हाई पीक टैक्स था उस टाइम पे 114 बिलियन टैक्स कलेक्शन की। करंटली 2020 में हम लोग अराउंड 100 बिलियन की टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो हेल्थ एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड वो 200 बिलियन से ज़्यादा हो चुका है इस चीज़ पे। तो इस ड्यूरिंग द कोविड हमारे पास जो एवेन्यूज़ हैं, 2-3 एवेन्यूज़ हैं जहाँ से हम अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ा सकते हैं। हम अगर 20 रुपीज़ FED इंक्रीज़ करें टोबैको प्रोडक्ट्स पे, तो ये 80 to 90 बिलियन के हमारे पास सरप्लस अमाउंट यहाँ से इकट्ठी हो सकती है। 10 रुपीज़ सरचार्ज हम लोगों ने पहले इंप्लीमेंट किया था, लेकिन उसको हम लोगों ने इन ट्रू सेंस कलेक्ट नहीं किया, तो वो 40 to 50 बिलियन का लॉस वहाँ से हो सकता है, वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये अगर अक्यूमुलेट करें तो ये आपका 100+ बिलियन जो अमाउंट है ये आपकी इन पॉकेट है। तो आप वाई नॉट यूजिंग दिस थिंग। तो आपके पास जो ऑलरेडी एवेन्यूज़ हैं उसको इस्तेमाल करें, और दूसरा आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, आप उसमें इंजेक्ट करें ताकि लोगों की हेल्थ बेहतर हो, वो अपने माशी सरगर्मियाँ कर सकें। और सेकेंडली फिर आप एम्प्लॉयबिलिटी की तरफ या स्मॉल बिजनेसेस की तरफ लोगों को लाएं ताकि उनकी बिजनेस जनरेशन हो सके। इधर आपकी हेल्थ कॉस्ट भी बच जाएगी, दूसरा आपके जो लोग हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे, क्योंकि टोबैको स्मोकिंग आपको पता है कि सेहत के बहुत सारे मसले क्रिएट करती है। आपकी जो इकोनॉमिक हाउस होल्ड कॉस्ट है उसका 3.5% जो है वो आपका खाली इस चीज़ पे कंज्यूम हो जाता है। एक मुतवासित तबके के घराने की बात अगर मैं करूं, वो 2000 से 3-4 हज़ार के करीब महीने का खर्चा अपने इस एक प्रोडक्ट पे कर देता है। तो हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि हमारे पास एवेन्यूज़ कहाँ से हैं जो अभी करंटली अवेलेबल हैं, और ये वाकई पॉलिसी मैटर्स हैं हम लोगों को, इसलिए ग्रेजुअली इंक्रीज़ लाना चाहिए। जो लग्जरी आइटम्स हैं उसकी टैक्सेशन ज़रूरी है, उस पे हम लोगों ने ज़्यादा काम करना है, अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है और अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना है। साइड बाय साइड सोशल सेफ्टी नेट्स जो हैं उसको बिजनेसेस की तरफ लाना है। हम लोगों ने जस्ट स्टाइपेंड दे के लोगों को इसका आदी नहीं बनाना, उनसे काम करवाना है, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकेंगे इस चीज़ को। ठीक है, यकीनन हेल्थ और एजुकेशन हमारी बुनियादी तरजीहात होनी चाहिए। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, सर आपकी जानिब में आऊँगा, अब पेंडेमिक हमारे सामने है, उसके अलावा जिस तरह फूड सिक्योरिटी के मसाइल हैं, टिड्डी दल है, और इन तमाम तर चीज़ों को सामने रखते हुए ज़राअत के शोबे को कितनी अहमियत देने की ज़रूरत है, वहाँ पर क्या हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए? असल में एक और चीज़ ये टोबैको से रिलेटेड मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो अभी उन्होंने कहा कि जी वो उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाना, ऑफ कोर्स वो आप लग्जरी आइटम में उसको कंसिडर करना चाहिए, और अगर इंटरनेशनल ट्रीटी में 70% है तो करना चाहिए। लेकिन उससे साथ साथ बहुत सारी इसकी स्मगलिंग रोकने की ज़रूरत है। आपको बहुत बड़ा लॉस हो रहा है पाकिस्तान को इस टोबैको के मद में, जो स्मगलिंग के ज़रिए जो चीज़ आ रही है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, और जिसमें आपके रेवेन्यू, आपकी जो टैक्सेशन है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो उसको भी गौर करने, वो बहुत बड़ा एक चोरी का ज़रिया है। दूसरी बात आपने कहा कि टिड्डी दल, तो आप असल में तो ये है, मेरे ख्याल में गवर्नमेंट इज़ लेट, बहुत ज़्यादा लेट है टिड्डी दल के ख़िलाफ़ एक्ट करने में, क्योंकि अब तो वो जिस तरह बढ़ है, हमें ये काम जो है पिछले साल शुरू कर देना चाहिए था कि उन इलाकों में जहाँ पे आपको वो नज़र आए थे, क्योंकि आपको उनकी प्रोडक्शन, जहाँ पे उनके ग्रोइंग एरियाज़ होते हैं,
ना उसके ऊपर अगर आप सर्वे करते तो इतना जो इस वक्त जो उनका हॉलोकॉस्ट नज़र आ रहा है वो इस तरीक़ाकार से नज़र नहीं आता। अब तो वो जहाँ जहाँ गई है टिड्डी दल, आपको पता है उसने उसको फसल को नुकसान पहुँचाया है, बहुत ज़्यादा आपकी आम की फसल को नुकसान पहुँचा है। सदरन पंजाब में तो बहुत बहुत बुरी तरीके से इफ़ेक्ट हुआ है। और ये सिर्फ ये है, ये पंजाब हुकूमत की और बाकी इवन सिंध हुकूमत की लेट थिंकिंग या चीज़ों को सही टाइम पे नहीं करना, जिसमें साफ ज़ाहिर है कि इनएफिशिएंसी जो है वो आपके सामने नज़र आ रही है कि जब आपको पिछले साल से पता था कि ये चीज़ आ रही है तो वाई वर यू स्लीपिंग ऑन इट। अब तो उसका इम्पैक्ट आएगा, आपकी ग्रोथ पे आएगा, एग्रीकल्चर पे आएगा। जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर में अगर आपने कोई 2.67% ग्रोथ शो की भी है, जैसे निशान साहब भी कह रहे थे कि जो उसके अंदर आपके कुछ अपना चीज़ें आती हैं जो डेयरी प्रोडक्ट से भी रिलेट करती हैं, तो फिर वो तो ख़त्म हो जाएगा। हमें तो इस बजट में अगर आप देखते हैं तो गवर्नमेंट ने एक चीज़ तो कहा है कि जी ये इस वफा कोई एडिशनल टैक्सेस इम्पोज नहीं होंगे, क्योंकि कॉमन आदमी की आप बात कर रहे हैं तो कॉमन आदमी के हिसाब से तो उसको जो तनख्वाहदार तबका होता है उसको तो पिछले बजट में बड़ा लॉस हुआ है कि तनख्वाहदार तबके का एक तो ग्रेड 17 से ऊपर की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, फिर आपने टैक्स रेट जो था उसकी टैक्सेशन का रेट जो था उसकी स्लैब को जो है वो नीचे कर दिया, तो वो जब हुआ तो उसको उनको डबल लॉस हो गया। तो अब और ये कोविड के बाद तो आपको तमाम चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल इस वक्त एक चीज़ इस चीज़ की ज़रूरत है जिसमें जो आम ज़िंदगी के आइटम्स हैं, जो आपके ख़ास तौर पे ईटेबल्स हैं, एडिबल आइटम्स हैं और जो डेली रनिंग के आइटम्स हैं, जिसका इफ़ेक्ट डायरेक्ट आपके मुतवस्सित तबके पे और आपके हमारे जो गरीब अवाम है उन पर पड़ता है। क्योंकि ये सिर्फ 12,000 रुपये दे के आदत डाल के आप चीज़ को किसी भी कौम को ठीक नहीं कर सकते। ज़रूरत इस अमर की होती है कि इस 12,000 के बजाय आप 12,000 कोई 1 लाख लोगों के जमा कर लें और उससे कोई इंडस्ट्री लगा दें, कोई थोड़ी मीडियम स्मॉल या मीडियम इंडस्ट्री लगा दें, ताकि उसके अंदर जो है लोगों की खपत हो और फिर उसके अंदर एक साइकिल भी चले। ये एहसास प्रोग्राम ठीक है, लेकिन आप कब तक 12,000 रुपये देते रहेंगे, और 12,000 रुपये से आजकल गुजारा किसका होता है। तो कोशिश तो अब ये होनी चाहिए कि जो आपके डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं और जो चीज़ें उनके ऊपर इफेक्ट ना आए इस बजट का। ठीक है, और अगर बजट के मुसीबत सोचने की बात, ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इतनी इनएफिशिएंसी या इतना गवर्नमेंट का कंट्रोल नज़र नहीं आ रहा कि आपने पेट्रोल की प्राइजेस कम की हैं और रॉक बॉटम 70 के ऊपर आपकी प्राइजेस आई हैं। इससे पहले आज से 20 साल 15 साल पहले ऐसी थी, लेकिन क्या उसका फ़ायदा आवाम को पहुंचा है? उसके ऊपर माफिया ने क्या किया, पेट्रोल पंप बंद कर दिए। अब यहाँ पे एक इतना स्ट्रिंजेंट एक्शन होना चाहिए कि अगर कोई प्राइवेट पेट्रोल पंप वाला पेट्रोल पंप बंद कर रहा है और डिमांड नहीं मंगा रहा है तो सील दैट पेट्रोल पंप। डीसीज को एक्टिव करें ना, डिप्टी कमिश्नर को कहें कि जो शख्स जो पेट्रोल पंप ओनर पेट्रोल पंप बंद करेगा वो इट विल बी सील्ड फॉर अ ईयर। ये तो नहीं है कि अगर आप गवर्नमेंट ने एक चीज़ रिड्यूस की है तो उसका फ़ायदा ही गरीब आवाम को ना पहुँचे। ये जो इनकॉम्पिटेंसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है और इस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। ज़ीशान साहब, क्या कहेंगे आप, अब तक की जो हुकूमती तरजीहात रही हैं टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ये तो अब कोरोना आया है, पिछली दफ़ा भी जो हमारे टैक्स कलेक्शन के अहदाफ थे वो मीट नहीं हो सके थे, तो अब हुकूमत को क्या ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि कम से कम टैक्स कलेक्शन तो हमारी मुकम्मल हो? ये समझता हूँ कि अब जो ये बजट आज आने वाला है, ये बजट जो है सर्वाइवल के लिए बजट होगा। बजट फॉर सर्वाइवल होना चाहिए एंड रिवाइवल होना चाहिए। इस वक्त आपका टैक्स कलेक्शन का टारगेट जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप इकोनॉमी को कैसे चलाएंगे, आप बिजनेसेस को कैसे दोबारा से स्टार्ट करेंगे, आप छोटे बिजनेस, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया कि छोटे बिजनेसेस कैसे नए लगेंगे और वो कैसे लगेंगे। सबसे अहम जरूरत इस वक्त की है कि हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। हम छोटी से छोटी चीज भी बाहर से जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसे इंपोर्ट करना बंद करना होगा और उसकी इंडस्ट्री यहाँ लगानी होगी। हमें मेक इन पाकिस्तान ब्रांड क्रिएट करना होगा। हमें अपने लोगों को ये चाहिए कि हम जो पाकिस्तान की बनी हुई चीज है उसको प्रेफरेंस दें, ना कि इंपोर्टेड चीज को प्रेफरेंस दें। ये वो चीजें हैं कि जब आप ये थीम के साथ चलेंगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होगी। हम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की को एक मिनट के लिए साइड में रख दें। हमें स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, हमें छोटे छोटे जो है यूनिट्स लगाने होंगे जिसमें
आपकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और वो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करे। मैं एग्री करता हूँ ब्रिगेडियर साहब की बात से कि 12,000 इज नॉट द सॉल्यूशन। आप उस मोहल्ले में, उस इलाके में एक छोटा सा कारखाना लगा दें, उन सब लोगों को वहां जॉब दे दें, वो खुद अपने आप को कमा लेंगे। हम कब तक डोनेशंस पे या हम कब तक मराद का इन्हिसार करते रहेंगे और उस पर इन्हिसार करेंगे? हमें खुद कफील होना पड़ेगा। जहां तक टैक्सेशन का ताल्लुक है, हम ये एक एस्पेक्ट को इस बजट में इग्नोर कर रहे हैं और जो हमेशा से करते आए हैं, हम नॉन टैक्स रेवेन्यूज को इंक्रीज नहीं कर पा रहे। हम अपने व्हाइट एलिफेंट्स को फीड करना बंद नहीं कर पा रहे। ये अगर आप इस तरफ तवज्जो दे देंगे ना, तो टैक्स रेवेन्यू को वो कॉम्प्लीमेंट कर देगा। आप सफेद हाथियों को खिलाते रहेंगे। पब्लिक सेक्टर जो आपकी एंटिटीज हैं वो ब्लीड किए जा रही हैं, उसको आप ना चला पा रहे हैं सही से, ना बंद कर पा रहे हैं। तो आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे कि या तो आप उसे प्राइवेटाइज कर दें और उससे रेवेन्यू जनरेट करें और वो कॉम्प्लीमेंट करें जो इस साल कम टैक्स अगर लगाएं और कम टैक्स रिकवर करें। क्योंकि एक आम आदमी को इस वक्त टैक्स रिलीफ की जरूरत है। एक आम आदमी को टेक होम ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसका टेक होम ज्यादा होगा तो वो परचेजिंग पावर उसकी बढ़ेगी। परचेजिंग पावर जब बढ़ेगी तो वो ज्यादा स्पेंडिंग लेकिन निशान साहब, जिस तरह अभी आपने बात की और स्टील मिल्स का मेरे माइंड में जहन में आई ये बात, स्टील मिल्स के जो मुलाजमीन को फारिग करने का फैसला किया गया हुकूमत की जानिब से, आप क्या समझते हैं? नो डाउट जो स्टील मिल्स थी वो सफ़ेद हाथी बन चुकी थी, लेकिन सोल्यूशन क्या है इसके अलावा? अगर गवर्नमेंट को फारिग नहीं करती तो क्या करना चाहिए कि जो स्टील मिल्स है वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके, उनके मुलाजमीन बरतरफ ना हो सकें? देखिए, बात बड़ी सादा सी है। 5 साल से स्टील मिल बंद है, 5 साल से आप लोगों को तनख्वाह दे रहे हैं और अब आप उनको सेवरेंस देकर आपने उनको फारिग करने का फैसला किया है, जिसमें जो हम सुन रहे हैं खबरों में वो यही सुन रहे हैं कि एक एम्प्लॉय को कम से कम 2.3 मिलियन रुपीस देकर उसको फारिग किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी रकम है, इससे एक छोटा कारखाना भी लग सकता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कब तक ये लॉसेस को पाइल अप करते रहेंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट, और देखिए गवर्नमेंट, हम ये बेइंतहा दफा ये कह चुके हैं कि गवर्नमेंट्स का काम नहीं है कि वो बिजनेसेस को रन करे। गवर्नमेंट शुड बी अ पार्टनर। एक वक्त तो जो है वो जहां प्रॉफिट्स होते हैं तो उसमें 30% इनकम टैक्स की सूरत में वैसे ही शराकतदार होती है टैक्स की शक्ल में। दूसरा, अगर वो शेयर होल्डिंग भी रखती है, प्रॉफिट में भी शेयर करती है, तो उसको एक लिमिटेड अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहिए। 100% रन कोई भी बिजनेस गवर्नमेंट चलाएगी, चीजों को ठीक करेगी, या ये कारखाने चलाती रहेगी? ये काम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। और मैं ये समझता हूं कि इफेक्टिव मैनेजमेंट होनी चाहिए। देखिए, पीआईए का रेवेन्यू टर्न अराउंड हो रहा है ना, कई सालों के बाद वो ग्रॉस प्रॉफिट में आई है ना, बिल्कुल प्रॉफिट में जा रही है। इकदाम लिए गए हैं, तो हमें उन चीजों को, जो अच्छे इकदाम हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, और जो अच्छे इकदाम नहीं है उन पे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना चाहिए। हम लेग पुलिंग करते हैं, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ठीक है, लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन मामलात को जो है हिकमत के साथ चलाने की ज़रूरत है। जाहिद साहब, यही सवाल सर मैं आपसे करूंगा कि आपको नहीं लगता कि बात घूम फिर कर गवर्नेंस के ऊपर आती है? अगर गवर्नेंस हमारी, उसकी समत, उसकी तरजीहात दुरुस्त समत में हो तो मामला बेहतर हो सकते हैं काफ़ी। जी एब्सोल्युटली। देखें, गवर्नेंस के साथ साथ हमारी लैक ऑफ प्लानिंग और रोल वेव प्लानिंग है ना। हम इमरजेंसी प्लान करके फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर या 6 मंथ्स का सोच के उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं। हमने फॉर 5-10 ईयर प्लानिंग आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं की किसी चीज़ पे, या उसको लॉन्ग टर्म के लिए देखा नहीं। ट्रांजेक्शन हमारी 1-2 ट्रांजेक्शन अच्छी आती हैं, वैसे बिजनेस इज रनिंग वेल, अगली ट्रांजेक्शन में बिजनेस कोलैप्स कर जाते हैं। तो हम लोगों की जो प्लानिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ही करीब की है। हम लोग उसको थोड़ा सा दूर तक प्लान ही नहीं करते और हम डे टू डे सेटअप्स में ही इन्वॉल्व होते हैं। हम लोगों ने लॉन्ग टर्म बिजनेसेस के बारे में सोचा ही नहीं है। यहाँ पे ना कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं। देखें, आईटी इंडस्ट्री हमारी बूम कर रही है, उनके पास काफ़ी पोटेंशियल है कि वो बाहर से एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पे ला सकते हैं, रेवेन्यूज़ ला सकते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो रेगुलेशन है एक फर्म को सेटअप करने के लिए, उसके वो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बाज़ औक़ात आप उसको अप्लाई करने में ही आपको एक से 2 महीने लग जाते हैं। तो हमारे पास जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं वो कहने को तो ईज़ कर दिए, लेकिन वो ऑन ग्राउंड ईज़ तो बिल्कुल नहीं है उस चीज़ की। हमारी आईटी इंडस्ट्री के अभी भी जो नौजवान हैं वो अपना पैसा बाहर रखे हुए हैं, वो अपना पैसा पाकिस्तान में नहीं लाते। यहाँ पे पेपॉल के मसले और बाकी चीज़ों के मसले, तो वो अच्छा खासा जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो आपकी ज़ाया जा रही है।
इसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस की जहाँ तक बात है तो देखें उसमें भी आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस फेस करनी पड़ती है, उसकी रेगुलेशन के जो मसले मसाइल हैं लोकल लेवल पे। बिग शॉट्स को तो रेगुलेशन का कोई नहीं पूछता, लेकिन जो एक स्मॉल छोटा कारखानेदार होता है उसके पीछे रोज़ाना कोई ना कोई आ रहा होता है, FBR वाला भी आ रहा होता है, बाकी चीज़ें भी आ रही होती हैं ताकि उसको बिजनेस में थोड़े हर्डल क्रिएट हो। बस जो कार्टेल सिस्टम है हमारे मुल्क में, इसने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया मुल्क को। एक अपनी मोनोपली है हर इंडस्ट्री की, वो उससे बाहर नहीं निकलना चाहती। प्राइस रूल है हर एक का, अपने मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने हैं। तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाला जो छोटा बंदा जिसने इनिशिएट किए छोटे छोटे बिजनेसेस, उसको तो स्ट्रेट अवे अपने बिजनेस बंद करने पड़ते हैं 6 महीने बाद, साल बाद, क्योंकि वो जो कार्टेल है वो उसको अपनी इंडस्ट्री में घुसना ही नहीं देता। तो आपकी वो इनकम जनरेशन और मोर प्रोडक्शन और एम्प्लॉयबिलिटी वो सारी उधर ही दरी रह जाती है। हमने इन चीज़ों को देखना है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान चीज़ें होनी चाहिए, मेड इन पाकिस्तान तब होंगी जब हमको उनको फैसिलिटेट करेंगे। रॉ मटेरियल हमारा बाहर से आ रहा होता है, सारा यहाँ से जाता है प्रोसेस होके फिर बाहर से आ रहा होता है, तो हम यहाँ पे अपना रॉ मटेरियल क्यों नहीं प्रोसेस कर सकते डिफरेंट आइटम्स का। दूसरा, हमारा जो एनर्जी कॉस्ट है वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे जो छोटे कारखानेदार हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारी जब तक एनर्जी कॉस्ट नीचे नहीं आएगी, अभी पेट्रोल की प्राइसेस नीचे आई लेकिन किसी और अशिया की प्राइसेस आपने देखा होगा कि नीचे नहीं आई। इसलिए खुर्दनोश हैं वो सारे उसी तरह अपनी स्टिल हैं उनकी प्राइसेस उधर। इसके बरक्स जब हम देखें कि पेट्रोल 5 रुपये या 10 रुपये महंगा होता है तो हर एक चीज़ की प्राइस 10 से 15 रुपये ऊपर चली जाती है। तो कुछ रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं कि हमारी, लेकिन यहाँ पर भी मसला तो गवर्नेंस का ही हमें देखने में आ रहा है ना सर। उस तरह से रिट नहीं है गवर्नमेंट की। अगर जिस तरह आपने बात की कि फ्यूल सस्ता होता है लेकिन उसके समारात आम आदमी तक नहीं पहुँचते। एब्सोल्युटली ठीक है सर, साथ ही रहिएगा। तो बहुत बड़ा इशू गवर्नेंस का इशू है। ब्रिगेडियर साहब, सर आप क्या समझते हैं अगर कोरोना ना होता, जो हमारा हदफ था 3.2% GDP का, वो अचीव हो सकता था? गवर्नमेंट इतनी कॉम्पिटेंट थी या हमारे मुआशी तरजीहात इतनी ज़बरदस्त थी कि 3.2% GDP का जो हदफ था वो हम हासिल कर लेते? असल में शुरू में जिस वक्त रेवेन्यू सेट किया था, आपको पता IMF का प्रोग्राम आपने लिया था और IMF के प्रोग्राम के तहत ही आपको अपना रेवेन्यू कलेक्शन भी सेट करना था। उस वक्त भी जितने एक्सपर्ट्स हैं और जो इसके ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं लोग, उन्होंने जो कैटेगोरिकली कहा था कि ये मुश्किल होगा गवर्नमेंट के लिए टारगेट अचीव करना। अभी तो आप टारगेट रिवाइज कर रहे हैं ना, अभी 4.59 पे गालिबन आ रहे हैं इस साल। तो वो अगर कोविड ना भी होता तो वो टारगेट बड़ा एम्बिशियस था और उसके लिए फिर आपने देखा कि जब वो टारगेट कलेक्शन करने के लिए एफर्ट्स हुई तो हमारे यहाँ एक ये बात कबूल कर लीजिएगा और हमें पाकिस्तान की कौम को ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे यहाँ लोग टैक्स देना नहीं चाहते, दे ओनली वांट टू अर्न। और अगर आपको टैक्सेशन कोई देता है तो वो तनख्वाहदार तबका देता है या वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड हैं गवर्नमेंट के साथ। बाकी वो लोग जो इससे भी ज़्यादा कमा रहे हैं, अब आप लाहौर में लिबर्टी में चले जाएँ, ये लिबर्टी के कोने पे पान वाले खड़े होते हैं, ज़रा जाके देखिएगा वो कितना कमाते हैं। या एक रीगल चौक पे चले जाएँ, वहाँ जो मतलब है इस किस्म की बेहतर, लेकिन दे आर नॉट रजिस्टर्ड विद दी FBR फॉर पेइंग टैक्स। और जब FBR ने कोशिश शुरू की तो वहाँ पे हड़तालें शुरू हो गई, बिकॉज आपकी जितनी ये लाहौर की, मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ जितनी लाहौर की मार्केटें हैं, शालवी मार्केट ले लें आप, बाकी कहीं भी बैंक के थ्रू कारोबार नहीं होता, चिटों के ऊपर कारोबार होता है। जब आपने कहा जी बैंक के थ्रू कारोबार करेंगे 50,000 से ज़्यादा लेंगे तो आप रजिस्टर कराएं, तो उसके ऊपर इतनी हाहाकार मची कि लगता था कि पाकिस्तान में बस बिजनेस बंद ही हो गया, लोग मर गए हैं, भूखे मर रहे हैं ताजर, और वो उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो ये जो एटीट्यूड है जो रेसिप्रोकेटिव नहीं है गवर्नमेंट के साथ, ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा नॉन टैक्स के लिए। सिर्फ यही नहीं कि गवर्नमेंट की एफर्ट्स नहीं है, ये एक इस किस्म की जो कोशिशें थी जनरल परवेज मुशर्रफ के ज़माने में भी की थी। ठीक है सर, और वहाँ पे पूरे टैक्सों को कलेक्टिव एफर्ट्स करनी होंगी। ब्रिगेडियर साहब सर साथ ही रहिएगा। जाहिद शफीक साहब, सर मुख्तसर अपना कमेंट कीजिएगा इस बजट पर, आपको कितनी तवक्कुआत वाबस्ता है इस बजट से? तवक्कुआत के हिसाब से तो नाउमीदी है, लेकिन फिर भी एक होप है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस पर ठीक है, नाउमीदी है और लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। सर मुख्तसर क्लोजिंग रिमार्क्स दीजिएगा। ज़ीशान साहब, आप क्या कहेंगे आप इस बजट के बारे में? मैं ये समझता हूँ कि ये बजट जो है एक आम आदमी के लिए होना चाहिए और इकोनॉमी ड्रिवन होना चाहिए, अदरवाइज वी आर इन फॉर अ डिजास्टर।
ठीक है सर, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। यकीनन ये जो बजट है आम के लिए होना चाहिए और रिवायती वो जो बजट है रिवायती अल्फाज का महज गोरख धंधा नहीं होना चाहिए और अमली तौर पर गरीब आवाम का नुमाइंदा ये बजट होना चाहिए। और फिल वक्त की बजट ट्रांसमिशन से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।